नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, 26 जून को लोकसभा के दूसरी बार स्पीकर चुने गए ओम बिरला साहब ने और तीसरी बार आज 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में अपने अभिभाषण में इमरजेंसी को संविधान पर सबसे बड़ा हमला और लोकतंत्र का काला अध्याय करार दिया। प्रधानमंत्री हों, स्पीकर हों या राष्ट्रपति हों, तीनों ने 4 दिन के भीतर, बल्कि 3 दिन के भीतर इमरजेंसी को बार-बार याद क्यों किया है और इमरजेंसी को भारतीय संविधान का एक तरीके से अपमान भी बताया, काला अध्याय और काला धब्बा भी बताया। ये किस लिए किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने पूरे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर संविधान को लेकर के कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण बदल देंगे और चलिए चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, नतीजे आ गए। नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान आप झूठ बोल करके पहुंचा सकते थे, आपने पहुंचा दिया। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ और जिस दिन इस 18वीं लोकसभा के विशेष सत्र का प्रथम दिवस था, 24 जून, उस दिन भी आप संविधान की प्रतियां लेकर के और संसद भवन के परिसर में उनको मीडिया के सामने और देश के सामने लहराते हुए दिखाई दिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पार्लियामेंट परिसर में आए और संसद में पहले दिन प्रवेश करने से पूर्व जो एक परंपरा चली आ रही है कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात करते हैं, पक्ष विपक्ष के सदस्यों का आह्वान करते हैं कि ये जो संसद सत्र है इसमें एक सकारात्मकता हो, संवाद हो, समन्वय हो, देश के समक्ष जो मुद्दे हैं उन्हीं पर चर्चा हो, बेवजह के टकराव, बेवजह की ड्रामेबाजी, बेवजह से कार्यवाही को रोकना, बाधित करना, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, संसद को राजनीतिक अखाड़ा बनाना, ये ठीक नहीं है। और लगभग हर प्रधानमंत्री, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो या उनसे पहले मनमोहन सिंह हो या मनमोहन सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी हो, जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सबका ये कहना होता है पहले दिन कि भाई हम हर मुद्दे पर, आपके हर सवाल पर जवाब देने को तैयार हैं और बहस करने को भी तैयार हैं। लेकिन जैसा विपक्ष का रवैया हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि हर संसद सत्र को आपको डिस्ट्रॉय करना है, बर्बाद करना है और शुरू के 10, 12, 15 दिन तो बिल्कुल आपको कामकाज ही नहीं होने देने हैं। संसद के भीतर भी हल्ला करना है, संसद के बाहर भी नारेबाजियां करनी है। उस रवैये को देखते हुए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इनका जो कुल मिलाकर के एटीट्यूड रहा है चुनाव के दौरान, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कई बार हम देखते हैं ना कि जो जहरीले सांप होते हैं उनको पकड़ करके उनका फन पकड़ा जाता है और फन पकड़ करके फिर उसका जहर निकाला जाता है। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला कर लिया है कि इस बार आर पार की हो ही जाए। इस देश के सामने और दुनिया के सामने इनको निवस्त्र कर ही दिया जाए कि अगर इस देश में संविधान का सर्वाधिक दुरुपयोग किसी ने किया है, सर्वाधिक अपमान किसी ने किया है, अब्यूज किसी ने किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है।
आजादी के बाद से ही और पहली बार जब संविधान में संशोधन हुआ था, जो संविधान की मूल भावना थी, उस पर अगर किसी ने आघात किया था तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था, वो अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए किया गया था। और ये बात बेबात लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 24 जून को यही बात कही थी और 26 जून को लोकसभा स्पीकर ने जो कुछ कहा, वो वीडियो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको सुनवाऊंगा कि उन्होंने कितने कड़े शब्दों में जो है एक तरीके से इमरजेंसी की ना केवल भर्त्सना की थी, बल्कि इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। मुझे सभा को सूचित करना है कि मैंने संसद में ये दूसरा वीडियो प्ले हो गया है। मैं आपको वही वीडियो जो उस दिन उन्होंने भाषण दिया था इमरजेंसी को लेकर के, उसको मैं इस कालेखंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ये भी लास्ट पोर्शन है उनके भाषण का, लेकिन जो ओम बिरला ने उस दिन कहा था, उन्होंने 2 मिनट का मौन तो रखवाया ही था और कांग्रेस को छोड़ करके बाकी विपक्षी दल भी इस मौन में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सदस्य भी 2 मिनट के मौन में शामिल हुए थे। इमरजेंसी के दौरान जो लोग काल के गाल में समा गए थे अलग अलग घटनाओं में, केवल कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी कि साहब ये मौन क्यों रखवाया जा रहा है। और लोकसभा स्पीकर पर उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ये जो आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को, ये लोकतंत्र पर और संविधान पर काला धब्बा था। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने संबोधन में कहा है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत एक गणतंत्र के रूप में 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भारतीय संविधान ने बीते दशकों में हर चुनौती और कसौटी पर खरा उतरा है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर कई हमले हुए हैं। 25 जून 1975 को लागू किया गया आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। जब इसे लगाया गया तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन देश ने ऐसी संवैधानिक ताकतों पर विजय प्राप्त की है। मेरी सरकार भी भारतीय संविधान को सिर्फ शासन का माध्यम नहीं बना सकती। हम अपने संविधान को जन चेतना का हिस्सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है और अहम बात उन्होंने ये कही कि हमारे जम्मू कश्मीर में संविधान अब पूरी तरीके से लागू किया गया है, जहां अनुच्छेद 370 के कारण स्थिति बिल्कुल अलग थी। ये मैंने जो 3 आपको घटनाएं बताई हैं, 24 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 26 जून स्पीकर ओम बिरला और आज 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तीनों ने इमरजेंसी का उल्लेख किया। इसे लोकतंत्र और संविधान पर एक तरीके का बहुत बड़ा अटैक बताया, इसको काला अध्याय बताया भारतीय लोकतंत्र का। ये सब क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्षी दलों के सदस्य 24 जून को भी जो दुष्प्रचार करते हुए देखे गए
पार्लियामेंट परिसर में और संविधान की प्रतियां लहरा करके मीडिया के सामने दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। यानी अभी भी चुनावी मोड से चूंकि बाहर नहीं निकले थे, इसलिए ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इनको पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेलने का और इनको नेक्ड करने का फैसला कर लिया है। और ये जिस लोकतंत्र की और संविधान की बात करते हैं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं जब इन्होंने संविधान को भी और लोकतंत्र को भी ठेंगा दिखाया है, उसको ताक पर रखा है, उसका दुरुपयोग किया है। ऐसे अनेक दृष्टांत मैं आपको आज गिनाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस हो या दूसरे अधिकांश क्षेत्रीय दल हों, वामपंथी दलों को छोड़ दीजिए, उनमें वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, खानदानशाही नहीं है, सामंतशाही नहीं है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे क्षेत्रीय दल हों, अधिकांश में परिवारवाद, वंशवाद सिर चढ़ करके बोल रहा है। तो क्या वहां डेमोक्रेसी है? इन पार्टियों का जो संविधान भी लिखवाया जाता है, वो भी ऐसा लिखवाया जाता है जिसका उल्लेख चुनाव आयोग ने भी किया था, जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में पार्टी पर वर्चस्व को लेकर के, दावेदारी को लेकर के, अधिकार को लेकर के लड़ाई चल रही थी चुनाव आयोग में। तब उन्होंने भी कहा था कि संविधान में मनमाने संशोधन किए थे उद्धव ठाकरे ने, जो गैर संवैधानिक है। तो यही हाल सारे दलों में है। दूसरी बात यह है कि ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। 1962 के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो निरंतरता में तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं इस देश के। और ये कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? इस तरह का कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के हिस्ट्री क्रिएट करने वाले नरेंद्र मोदी को ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने बधाई दी है, ना सोनिया गांधी ने, ना राहुल गांधी ने, ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने। ये कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं और कौन से संविधान की बात करते हैं और संविधान की प्रतियां लेकर के ये हवा में लहराते हैं? दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में 24 जून को सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे थे, राहुल गांधी अग्रिम पंक्ति में बैठ करके उनको संविधान दिखा रहे थे। ये संसद की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। ये देश के तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप भी नहीं थी और इसकी बड़ी निंदा की जानी चाहिए थी, लेकिन विपक्षी दलों ने चुप्पी साध ली इस पूरे प्रकरण पर। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, और क्यों लगाई थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो रायबरेली से चुनाव था उसको शून्य घोषित कर दिया था, यानी उसको रद्द कर दिया था। और अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की सीट वैकेंट कर दी जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना होता है। या तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसको चैलेंज करिए, या पद छोड़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी और उस समय जेपी का आंदोलन चल रहा था। इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको शून्य करने के लिए, निष्प्रभावी करने के लिए देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। वो कोई देश के हित में लिया गया निर्णय नहीं था, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और कोई दूसरा प्रधानमंत्री ना बन जाए उनकी जगह, इस घटना को टालने के लिए उन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी थी। तो संविधान का अपमान किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, एनडीए ने, या कांग्रेस पार्टी ने? इतना ही नहीं, विपक्ष को कुचल करके रख दिया था। तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इमरजेंसी लगाए जाने के बाद उनको जेल में ठूस दिया गया था। अदालतों को नए नियम कानून लागू करने के लिए और उन पर अमल करने के लिए बाध्य किया गया था।
अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उठा करके खूंटी पर टांग दिया गया था, मीडिया को कुचल दिया गया था, प्रेस का मुंह बंद कर दिया गया था। तो अगर लोकतंत्र की और संविधान की किसी ने धज्जियां उड़ाई इस देश में तो वो कांग्रेस पार्टी थी और इंदिरा गांधी थी। और कैसे कैसे नारे लगते हैं, एक बार नहीं दूसरी बार चुन करके आए थे जब ये नारे लगे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और मर जा मोदी और हिटलर की मौत मरेगा और बोटी बोटी काट डालूंगा। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी के बारे में उस समय कही गई थी। और जिस समाजवादी पार्टी के नेता ने बोटी बोटी कर देंगे नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री की, इमरान मसूद को सहारनपुर से इस बार टिकट दिया कांग्रेस ने और वो चुन करके अब पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। ये लोकतंत्र की कैसे बात करते हैं। दूसरे, एक मनमोहन सिंह की जब यूपीए 1 सरकार बनी थी तब सरकार के ऊपर एक एनएसी बनाई गई थी जिसका नाम दिया गया था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और उसकी चेयरपर्सन किसको बनाया गया था? सोनिया गांधी को। और बहुत सारी फाइलें, बहुत सारे फैसले वो एनएससी करती थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, यानी सुपर प्राइम मिनिस्टर का दर्जा जो है वो सोनिया गांधी को दे दिया गया था। उस समय दो घटनाएं हुई थी। एक तो जया बच्चन की संसद सदस्यता को कांग्रेस वालों ने रद्द करा दिया था ये कहकर के कि साहब ये लाभ के पद का मामला है। वो उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम की चेयरपर्सन भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। उसके बाद ये एनएससी का चेयरमैनशिप का जो पद था सोनिया गांधी का, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो गए और उनको संसद सदस्यता से भी इस्तीफा देना पड़ा और एनएससी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो भैया संविधान के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी और तब की मनमोहन सिंह सरकार। आज ये संविधान की प्रतियां लेकर के संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और चुनावी सभाओं में भी पाखंड करते हैं और दुष्प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ के संविधान को खत्म कर देंगे। और यहां तक कहा गया कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन लिए गए तो आगे कभी चुनाव ही नहीं होंगे। चूंकि लगातार चुनाव हार रहे हैं और तीसरी बार देश की जनता ने इनको ठुकरा दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है, इनको सत्ता नहीं सौंपी है, इसलिए शुरू-शुरू में तो लग रहा था इनको कि सारे इंडी अलायंस की सीटें 232 आ गई हैं, तो हम चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को और कुछ दूसरे दलों को, छोटे दलों को तोड़ करके सरकार बना लेंगे और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से रोक देंगे। और जो हिस्ट्री अभी तक जो रिकॉर्ड नेहरू के नाम है कि लगातार वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, वो भी टूटने से बच जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी इनको एहसास हो गया कि सरकार भी नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है। चंद्रबाबू नायडू भी डिगने वाले नहीं है वहां से, नीतीश कुमार भी डिगने वाले नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने फिर से ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। उसी ईवीएम के ऊपर जिसका प्रयोग करते हुए इनकी हिमाचल में भी सरकार बनी, तेलंगाना में भी बनी, आंध्र प्रदेश में भी बनी और 2018 में राजस्थान में भी बनी थी, मध्य प्रदेश में भी बनी थी, छत्तीसगढ़ में भी बनी थी। कई राज्यों में विपक्षी दलों की इस समय सरकारें हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ईवीएम का दुरुपयोग ही किया जा सकता तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से केवल 1.5 लाख मतों से क्यों जीतते? या कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें क्यों आती? या भारतीय जनता पार्टी 272 से ऊपर क्यों नहीं चली जाती? यानी पूर्ण बहुमत क्यों नहीं प्राप्त कर लेती? तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जो ये बेशर्मी के साथ एक तरीके से अनदेखा करते हैं, उन पर पर्दा डालते हैं और जिस तरीके से नागरिक अधिकारों को ये लोग कुचलते रहे हैं वैसा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक नहीं किया।
जिस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय एक कानून लागू किया गया था, DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। अगर आप कहीं बस स्टैंड पर भी खड़े हैं और आपने ये कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार को जाना चाहिए, तो सीधे आपकी गिरफ्तारी होती थी और जेल में डाल दिया जाता था। और ये अधिकार भी नागरिक को नहीं था कि वो किसी कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज करे या अपनी जमानत ले ले। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये संविधान की बात करते हैं। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये किसका नारा था? ये कांग्रेस के तब के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था। ये डेमोक्रेसी थी, ये संविधान का सम्मान था। दूसरे, 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था, जरा उसका अध्ययन करके देखिए। उसमें क्या-क्या इन्होंने संशोधन किए थे। 40 आर्टिकल बदल दिए गए थे 40वें संविधान संशोधन में। 14 नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और ये आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी पर, उनकी सरकार पर कि ये संविधान को बदल देंगे। मैंने कहीं उस चीज को अंडरलाइन किया हुआ है कि इन्होंने कितनी बार संविधान संशोधन किए हैं। कुल मिलाकर के अब तक 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 106 बार संविधान में बदलाव हो चुका था, संविधान को बदला जा चुका था 106 बार। और इन 106 बार में से 81 बार 81 टाइम कांग्रेस ने उसमें संशोधन किए थे, 81 बार। दूसरे, अलग अलग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अब तक 102 घटनाएं हुई हैं। इन 102 में से 47 बार तो अकेले इंदिरा गांधी ने चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया हुआ है, 47 बार। 356 का जितना दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया है और कांग्रेस ने किया है, इतना तो किसी ने भी नहीं किया है। और दूसरी बात यह है, क्यों भूल जाते हैं ये लोग, अभी भी इतने इतरा रहे हैं, अभी भी जो मतदाताओं का जनादेश आया है उसको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में 18 ऐसे राज्य थे देश के जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, एक भी सीट नहीं आई थी लोकसभा की। और इस बार भी नोट कर लीजिए कितने स्टेट में इनको शून्य मिली है, यानी खाता ही नहीं खुला है। लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, दादरा नगर हवेली में, मिजोरम में, सिक्किम में, त्रिपुरा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। और ऐसे कई स्टेट हैं, बड़े स्टेट हैं, जहां इनको एक एक दो दो सीटें मिली। और सबसे बड़ी बात, ये इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया पिछले दिनों, सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर अकाउंट पर जाकर के देखिए, संभवतः 24 जून का या 23 जून का आपको मिलेगा ट्वीट इनका। उन्होंने कहा कि साहब, इस बार पार्लियामेंट का जो चरित्र है वो बदल गया है, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और इस बार जो है वैसा नहीं चलने दिया जाएगा जैसे पहले चलता था। कि राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, 13 में से 9 मिनट जो है स्पीकर के ऊपर पार्लियामेंट का कैमरा फोकस था, राहुल गांधी पर केवल 4 मिनट तक था। इस बार वो गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किया था सुप्रिया श्रीनेत ने। नरेंद्र मोदी ने, जिनको 1/3 प्रधानमंत्री कहकर के जयराम रमेश लगातार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, जयराम जो कभी लोकसभा में चुने नहीं गए और कभी ग्राम प्रधान का भी इलेक्शन नहीं जीत पाए होंगे या नहीं लड़े होंगे, और इन पर बहुत करारा हमला गुलाम नबी आजाद ने किया था जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी।
कि ऐसे-ऐसे लोग अब राहुल गांधी के सलाहकार बन गए हैं, जो कभी चुन कर के ही नहीं आए, जो ब्लॉक लेवल से, जिला स्तर से कभी वर्कर नहीं रहे कांग्रेस के, पता नहीं कहाँ से आए थे और उनके सलाहकार बन गए। वो जयराम रमेश चुने हुए प्रधानमंत्री को 1/3 प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके लगातार प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं और शायद ऐसे ही सलाहकारों की वजह से डेमोक्रेसी और संविधान का अपमान राहुल गांधी करते हैं। जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे होते हैं संसद सदस्य के रूप में, तो उनको संविधान की कॉपी दिखा करके बैठ करके, तो ये भूल जाते हैं कि सरकार सरकार होती है। और अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो वो ज्यादा समय लेते नहीं हैं हिसाब किताब चुकता करने में और ब्याज समेत चुकता करने में। तो इस बार ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर ही इनको चारों खाने चित करने का फैसला कर लिया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।